आप लोगों का जो BA NCEE सेमेस्टर 4, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम तैयारी कर रहे हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसकी हम तैयारी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम पूछा जाएगा कि शीतयुद्ध का परिणाम बताओ, या फिर शीतयुद्ध का जन्म होने के कारण या उद्भव होने के कारण। तो आपको जन्म होने के कारण में सबसे पहले आपको बता देना है शीतयुद्ध का अर्थ क्या होता है। तो देखो, आप लोगों को पता ही होगा कि शीतयुद्ध का अर्थ क्या होता है। ऐसी स्थिति जब हमें लगता है कि युद्ध होगा मगर युद्ध ना होकर वो शांति में बदल जाता है, बातचीत में बदल जाता है, उसी को शीतयुद्ध का नाम दिया गया था। इसकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के अंत के बाद हुई, और ये जो लड़ाई है दो महाशक्ति के बीच में लड़ी गई थी, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में लड़ी गई थी। और इन दोनों में से कोई एक महाशक्ति बनना चाहता था, उसी के वजह से ये शीतयुद्ध का नाम रखा गया। शीतयुद्ध जो है वो कब, इसमें खून खराबा नहीं हुआ, बस ये बातों के द्वारा, विचारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से लड़ी गई थी। एक दूसरे को नीचा दिखाकर, ताना मारकर लड़ी गई थी, ठीक। फिर इसके अंदर क्या क्या पॉइंट लिखोगे। शक्ति के लिए संघर्ष था, यानी कि अमेरिका जो था वो अपनी ताकत को दिखाना चाहता था, और जो सोवियत संघ था वो अपनी ताकत को दिखा रहा था। तो कहीं ना कहीं शीतयुद्ध के जो जन्म का कारण है, तो सबसे पहला कारण यही था कि जो दोनों कंट्री है वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी, इस वजह से शीतयुद्ध का जन्म हुआ। सेकेंडली हम यहाँ पे लिखेंगे वैचारिक मतभेद। तो वैचारिक मतभेद में हम लिखेंगे कि जो सोवियत संघ है तो इसकी शुरुआत 1945 में हुई थी, ठीक है ना। तो दो कंट्री के बीच में लड़ाई हुई थी, सोवियत संघ और अमेरिका, ठीक है। अमेरिका जो है वो उदारवादी विचारधारा रखता है, उदारवादी लोकतंत्र को समर्थन देता है, प्लस में पूंजीवादी को समर्थन देता है, ठीक है। इसकी विचारधारा क्या थी, लोकतंत्र और पूंजीवाद। इनकी विचारधारा क्या थी, साम्यवादी विचारधारा थी। तो इस वजह से जो यूरोप है वो दो भागों में बट चुका था विचारों की वजह से। एक विचार जो थी वो पूर्वी की तरफ जा रही थी, और दूसरी विचारधारा जो थी वो पश्चिमी की तरफ जा रही थी, ठीक है ना। तो जो सोवियत संघ है वो अपनी विचारधारा को बहुत बेहतर मानता था, और वो चाहता था कि उसकी विचारधारा जो है वो पूरे विश्व में फैले, साम्यवादी फैले। और वहीं पे अमेरिका जो था वो चाहता था कि उसकी पूंजीवादी और लोकतंत्र जो है वो बहुत बेहतर है, वो पूरे विश्व के अंदर फैले। तो इस वजह से जो है इनके आपसी मतभेद शुरू हो गए, और ये भी एक रीज़न बना शीतयुद्ध के कारण का, ठीक। आपसी अविश्वास और संदेह, तीसरा पॉइंट है आपसी अविश्वास और संदेह। तो क्या हुआ था ना कि देखो, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 से लेके 1918 तक हुआ। तो इसके अंदर आप लोगों को पता ही होगा, मित्र राष्ट्र है ना, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस इसके अंदर शामिल थे। तो बहुत सारी ऐसी संधि होती थी, या फिर बहुत सारे ऐसे संधि थी, और बहुत सारे ऐसे समझौते होते थे, या फिर ऐसे तैयारियां होती थी, या तैयारियां, तो जहाँ पे ना रूस को बताया ही नहीं जाता था, रूस को पता ही नहीं होता था कि नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। वही चीज़ें क्या हुई, जो 20 साल बाद जब सेकेंड विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो उसके अंदर क्या था, जिस वजह से जो रूस है, जो सोवियत संघ बना था, वो कहाँ पे था, पहले ये धुरी राष्ट्र में था, फिर आगे चल के जब इस पर जर्मनी ने अटैक किया तो ये फिर मित्र राष्ट्र में आ गया। तो बहुत सारे रीजंस थे, अविश्वास यहाँ पर पैदा हो चुका था। एक मित्र राष्ट्र जो थे वो कुछ भी करते थे तो रूस को नहीं बताते थे, क्योंकि इसकी विचारधारा बहुत अलग थी, ठीक है ना। इस वजह से जो अविश्वास
संदेह इनके बीच में हो गया था, तो ये भी एक रीज़न था शीत युद्ध के जन्म का। फिर आप इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लेना, जहाँ पे छोटे छोटे देशों को उन्होंने क्या किया था, मदद देते थे और सैनिक गठबंधन बनाना शुरू कर दिया था, जैसे नाटो, सीटो, सैंटो, है ना, ये सारी चीज़ें बनने लगी थी, जो शीत युद्ध का प्रतीक माना जाता है। क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा जो है वो एक द्वीपीय देश था, जो आ, आ, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में बसा एक शहर था, मगर उसका जो अटैचमेंट था या उसका जो लगाव था वो ज़्यादा से ज़्यादा सोवियत संघ की तरफ था, अमेरिका की तरफ नहीं था, ठीक है ना। तो अमेरिका सोवियत संघ, क्यूबा मिसाइल संकट जो है वो भी शीत युद्ध का प्रतीक है, और ये भी एक कारण था शीत युद्ध का, ठीक है। तो ये आपसे पूछे जाएंगे। सेकेंडली क्वेश्चन है शीत युद्ध का परिणाम, जो शीत युद्ध से रिलेटेड है। तो सबसे पहले परिणाम क्या हुआ शीत युद्ध का, तो दो ध्रुवीय का जन्म हो गया। दो ध्रुवीय कौन, अमेरिका और सोवियत का जन्म हुआ, ठीक। और उनकी कहानी लिखनी है आपको। फिर सैन्य सुरक्षा स्टार्ट हो गई। मैंने बताया ना, छोटे छोटे देशों को ये लोग आर्थिक मदद देते थे और उनके बदले में ये सैनिक गठबंधन बनाना इन्होंने शुरू कर दिया, जैसे नाटो, सीटो, सैंटो, इनकी शुरुआत हो गई। तीसरा, शस्त्रों की होड़। अब अमेरिका अगर एक बम बनाता था तो सोवियत संघ उसे नीचा दिखाने के लिए उससे अच्छे मतलब ज़्यादा ताकतवर बम बनाता था। तो इस तरीके से शस्त्रों की होड़ शुरू हो गई। एशिया और अफ्रीका में नए स्वतंत्र राष्ट्र, क्योंकि बहुत सारे जो देश थे वो ना गुलामी के शिकार थे, और इस पर ब्रिटिश और फ्रांस का सबसे ज़्यादा दबदबा रहा था। उसने एशिया और अफ्रीका को अपना गुलाम बना रखा था। तो जब शीत युद्ध का दौर आया ना, तो बहुत सारे एशियाई और अफ्रीका देशों को आज़ाद करवा दिया गया था, ये सोचकर कि वो शीत युद्ध में जो दो महाशक्ति हैं किसी एक की तरफ मिल जाएंगे। क्यूबा मिसाइल संकट, ठीक है। बर्लिन की दीवार, सबसे बड़ा प्रतीक ही बर्लिन की दीवार है। और क्या हुआ था ना कि जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ तो जर्मनी को आपस में मित्र राष्ट्रों ने बांट लिया था। और जब सोवियत संघ ने ये देखा कि अमेरिका जो है उसका जो झुकाव है वो जर्मनी की तरफ कुछ ज़्यादा हो रहा है, पूर्वी जर्मनी की तरफ, तो उसने वहाँ पे क्या किया था कि उनको कोई मदद ना दे, तो उसके लिए उसने वहाँ पे पूर्वी जर्मनी की तरफ एक दीवार बना दी थी, जिसे बर्लिन की दीवार कही जाती है, और ये शीत युद्ध का प्रतीक माना जाता है। और जब बर्लिन की दीवार टूटी तो शीत युद्ध का अंत भी हो गया था, ठीक है। फिर है वियतनाम युद्ध और गुटनिरपेक्ष नीति। तो आपको ना इसमें से जो भी बेहतर आता है वो लिख लेना। गुटनिरपेक्ष नीति का मतलब होता है कि दोनों गुटों से दूरी बनाकर अपना विकास करना, और भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई थी। भारत ने विश्व को तीसरी दुनिया दी थी, और जितने भी नव स्वतंत्र राष्ट्र थे उन्होंने गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया था, ठीक है। भारत के साथ 5 देश थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस नीति को अपनाया था, मिस्र के, इंडोनेशिया के, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको इसके अंदर लिखनी है, ये सारा पूछा जाएगा। और सेकेंडली, शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ, या फिर सोवियत संघ का विघटन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो 3 क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे इसमें से 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो अब शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ, तो सबसे पहला सोवियत संघ का विघटन हो गया था। देखो 1991 में आते आते क्या हुआ, सोवियत संघ पूरी तरीके से टूट चुका था। फिर जर्मनी का एकीकरण हो गया। बताया ना, बर्लिन की दीवार जो है वो शीत युद्ध का प्रतीक बनी, तो बर्लिन की दीवार जो है वो सोवियत संघ के टूटने का कारण भी बनी और अमेरिका के वर्चस्व का कारण भी बनी। पेरिस समझौता, अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप, ये शीत युद्ध का अंत जो है ना वो सोवियत संघ का विघटन है, ये 100% आपका आएगा ही आएगा। तो आप ये सारे पॉइंट्स जो हैं याद कर लेना। सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, जर्मनी का एकीकरण, पेरिस समझौता, अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप सोवियत संघ ने किया था, ठीक है। और 10 साल तक सोवियत संघ ने इसके अंदर लड़ाई करी थी, और पूरे विश्व में ये हो गया था कि इतनी बड़ी जो महाशक्ति है उसको 10 साल लगे, इतनी छोटी सी कमज़ोर से राष्ट्र पर लड़ाई कर रहे थे, तो इतना बड़ी महाशक्ति को इतना लंबा टाइम लग गया। यहाँ पे बहुत सारे सैनिक जो थे सोवियत संघ को मारे गए थे, नुकसान बहुत हुआ था। तो बहुत
बेइज्जती हुई थी सोवियत संघ की अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप करके, और बहुत ज़्यादा इनको नुकसान हुआ था। और अफ़गानिस्तान का हस्तक्षेप जो था वो कहीं न कहीं सोवियत संघ के विघटन का कारण भी बना था। सोवियत संघ के अंदर विघटन का कारण एक और मतलब आप लिख सकते हो कि यहाँ पे क्या था, लोकतंत्र नहीं था। एक सेकंड। तो सोवियत संघ के विघटन का कारण ये रहा कि नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को सोवियत संघ पूरा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सोवियत संघ के अंदर ना सिर्फ एक ही पार्टी थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, और दूसरी कोई पार्टी नहीं थी, विपक्ष कुछ था नहीं। जो भी था सिर्फ कम्युनिस्ट था। नौकरशाही का कब्जा होता चला गया, यानी कि देखो नौकरशाही क्या थे, वो नेताओं को सजेस्ट करते थे क्या कानून बनना चाहिए क्या नहीं बनना चाहिए। तो नौकरशाही जो था वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे कि अरे हम तो देश चला रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से पूरे समाज में क्या हुआ, नौकरशाही का कब्जा होता चला गया। सोवियत संघ पर क्या कम्युनिस्ट पार्टी थी, एक दल था, दूसरा कोई दल ही नहीं था। जब कोई दूसरी पार्टी ही नहीं होगी, विपक्ष ही नहीं होगा, तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं तानाशाही होती चली जाएगी। और सबसे बड़ा रीज़न था ना कि देखो शीत युद्ध जो हो रहा है वो जो है पश्चिमी राष्ट्र को पीछे करने के लिए हो रहा था, बट पश्चिमी राष्ट्र से पिछड़ते जा रहे थे। प्रौद्योगिक और बुनियादी ढांचे जो थे उस तरीके से बहुत पीछे हो चुके थे। जनता का यहाँ पे दमन महसूस होने लगा, क्योंकि नौकरशाही जो थे वो अपने अकॉर्डिंग चल रहे थे, यहाँ पे इनकी सुनवाई नहीं होती थी। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके लोगों ने क्या किया, लोकतंत्र की मांग शुरू करी। वो भी चुटकुलों के माध्यम से इन्होंने शुरू करी थी। और यहाँ पर क्या था ना कि आपको अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। तो ये सारे रीज़न्स रहे तो सोवियत संघ के विघटन का। राष्ट्रवादी भावना जो थी वो लोगों के अंदर उभरने लगी। और जब क्योंकि कहीं ना कहीं जो सोवियत संघ है उसे बनाया ही इसलिए गया था, इसके अंदर 15 गणराज्य मिलकर बने थे, है ना। 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। और एक मिनट, तो ये 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। और ये जो था ना ये पूंजीवादी का विरोध करता था, ठीक है। और पूंजीवादी का विरोध करता था, और आगे चल के इसके समाज में तो पैसों की ही कमी हो गई थी। और जो यहाँ के मिखाइल गोर्बाचेव राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने आगे चल के क्या महसूस किया था, वो धीरे धीरे करके ना पश्चिमी राष्ट्र की तरफ जा रहे थे। और ये भी रीज़न था सोवियत संघ के विघटन का, ठीक। और परिणाम ये हुआ कि शीत युद्ध का अंत हो गया, अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया, हथियारों की होड़ समाप्त हो गई। यूएसएसआर के साथ जो 15 अन्य देश थे वो भी स्वतंत्र हो गए, क्योंकि हमें पता है सोवियत संघ के साथ 15 गणराज्य मिलकर बने थे। और समाजवादी से बेहतर व्यवस्था किसको मान ली गई, पूंजीवादी को मान ली गई थी। और अब ये जो है समाजवादी बहुत बेहतर है, ये एक क्वेश्चन बन के रह गया था, ठीक है। तो अब आगे अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप, रूस सैन्य में कटौती। अब देखो इनके पास पैसा नहीं है, तो अब ये अपनी सैन्य शक्ति को कैसे मजबूत बनाएंगे, है ना। तो सैन्य में कटौती होने लगी थी, इनके सामान में भी कटौती हो रही थी। और मिखाइल गोर्बाचेव की जो रणनीति थी वो कहीं ना कहीं उसने जो उन्होंने तो अच्छा सोच के ही किया था, बट उनका परिणाम बहुत बेकार इन्हें यहाँ पर देखने को मिला था। जहाँ एक मिनट, जो उन्होंने जो नीति उन्होंने अपनाई थी, जो उन्होंने मॉडल अपनाया था सोवियत संघ के विकास के लिए, उसे आगे चल के आईएमएफ और डब्ल्यूबी के द्वारा शॉक थेरेपी का नाम दे दिया गया था, ठीक है। शॉक थेरेपी उसे कहा गया था। और जिसमें ये हुआ था कि इनका परिणाम ये रहा कि इनकी जितनी भी अर्थव्यवस्था थी बहुत बुरी तरीके से गिर गई। इनकी जो मुद्रा थी रूबल, उसमें गिरावट आ गई थी। समाज कल्याण की जितनी भी पुरानी व्यवस्था थी वो नष्ट हो गई थी। 90% उद्योग जो थे इनके, वो कम दामों में कंपनियों को बेच दिए गए थे। अगर सोवियत संघ का विघटन नहीं होता
अगर सोवियत संघ का विघटन नहीं होता तो समाज पर क्या होता? तो कहीं सोवियत संघ का अगर विघटन नहीं होता तो विश्व में एकल शक्ति बन जाती, और अमेरिका के साथ अमेरिका जिस तरीके से अन्य देशों जैसे अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप कर रहा है, इराक में हस्तक्षेप कर रहा है, तो वो नहीं करता कहीं ना कहीं, है ना। तो ये सारे रीजंस हैं, बट सोवियत संघ का विघटन हो चुका था। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन या शीत युद्ध का अंत आपसे पूछा जाता है तो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका नारीवाद आएगा, और इसमें आपका एक विचारक है, ठीक है, जे.एन. टिकनर, उनके बारे में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना है पितृसत्ता समाज थी, जहाँ पे पुरुषों की सत्ता थी, जहाँ पे महिलाओं को जन्मदाता माना जाता था, उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया था। ऐतिहासिक कारण लिख देना, लैंगिक असमानता थी, उनको दया की दृष्टि से देखा जाता था, उनको मेहमान समझा जाता था महिलाओं को, और ये समझा जाता था ना कि ना ये ना शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं और ये सैनिक में भर्ती नहीं हो सकती, पुलिस नहीं बन सकती, इसलिए इनको टीचर या फिर सिलाई विलाई सिखाई जाए। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा, इनके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें तो आज तो महिला अपने अधिकारों की मांग करती है, मगर अगर हम इतिहास उठा के देखें तो वहाँ पे इनको अपने बोलने का अधिकार नहीं था, बहुत सारे अधिकारों से इन्हें वंचित रखा गया था, शिक्षा का अधिकार नहीं था। मगर